हाँ बेटा, स्टार्ट हमको हाइड्रोकार्बन करना है, पर उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म 1 का पहला चैप्टर पढ़ा था उसके थोड़े से बेसिक्स को रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब सच्चाई ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो एक्चुअली 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स और 117 एलिमेंट्स और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स की संख्या लगभग बराबर है। अरे सर, ये एक एलिमेंट इतने कंपाउंड बना पाएगा जितने ये 117 बनाएंगे? हाँ बेटा, लगभग ऐसा है। तो सर ये जो एक एलिमेंट है कौन है बेटा? ये एक एलिमेंट होता है कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के योग्य है जो कि 117 मिल के बना पाते हैं लगभग। इसलिए 117 एलिमेंट्स और इनसे रिलेटेड केमिस्ट्री कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स की पढ़ाई को हमने केमिस्ट्री के में विभाग ही दूसरा दे दिया है जो कि कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप जेई के हिसाब से पूछो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 30 से 35% है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 30 से 35%। मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री का विभाग है वो 30 to 35% सवाल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक से आते हैं। मतलब सर इतना, और बाकी लगभग 33% फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? वो केमिस्ट्री जिसमें कि आप एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, जैसे आप फिजिक्स और मैथ्स में करते हो, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था, है ना। तो फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने टर्म 1 में पहले चैप्टर से शुरुआत कर ली है। इतना आपने 10 से भी पढ़ा होगा कि क्यों भैया सर कार्बन इतना हीरो, इतना स्वैग क्या है उसमें कि 117 एलिमेंट्स की पढ़ाई एक तरफ, कार्बन के कंपाउंड्स की पढ़ाई एक तरफ। आपने 10 से पढ़ा होगा कार्बन में कुछ वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर सबसे पहला होता है उसकी टेट्रावेलेंसी। कार्बन हमेशा जब कंपाउंड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड 4 अलग अलग बनाता है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अक्वायर करेगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब एक डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देख चुका है। और या तो वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के रूप में एग्जिस्ट करता है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो भले ये सब कार्बन है लेकिन फिर भी इनके इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की क्षमता में फ़र्क है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो, जिस के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। एक्चुअली s कैरेक्टर न्यूक्लियस के पास होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास हो गए तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा किस में होता है बच्चों? sp में। इसलिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। यहाँ तक कोई तकलीफ बोलना पड़ेगा बच्चों? नो सर। ठीक है। कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो बेटा, ये मैं तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, ये ब्रशअप कर रहा हूँ। टर्म 1 में आपने किया होगा। दिक्कत हो तो आपको खुद से अनम्यूट करके मुंह से बोलना पड़ेगा, सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन मस्ट है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कार्बन का इतने कंपाउंड्स बनाने के पीछे जो वर्सेटाइल नेचर है उसका दूसरा कंट्रीब्यूशन है उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी। व्हाट इज कैटेनेशन? कार्बन अपने जैसे खुद के कार्बन के साथ और छोटे छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ लंबे लंबे चेन बना सकता है। इसके कारण प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन। तो सर रोज अलग अलग कंपाउंड बनाते जाओ। अच्छा, कैटेनेशन टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ये भी बताती है कि क्योंकि ये सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी रखता है तो कई बार ये स्ट्रेट चेन बनाता है। ये ब्रांचेस आपस में ब्रांच बनाने के भी योग्य है, आपस में रिंग बनाने के भी योग्य है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस निकल आते हैं और ये सारे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो दिस इज कैटेनेशन टेंडेंसी। कोई दिक्कत? नो सर। वर्सेटाइल नेचर में अगली चीज़ आती है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन ढांचे यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हो। इस कारण से भी कार्बन बहुत सारे नेचर में कंपाउंड्स बना पाता है। दिस इज आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत? इसके बाद आप ये नोट्स रीड कर सकते हैं बेटा।
पर एक्चुअली मैं जो बेसिक्स ब्रशअप कराना चाहता हूँ वो मैं सीधा आ जाता हूँ जनरल स्कीम फॉर नेमिंग में। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनका नाम करण 5 हिस्सों में विभाजित होता है, 5 पार्ट्स में उनका नाम लिया जाता है। जैसे हमारा नाम का जनरल स्कीम होता है नाम, सरनाम, मिडिल नाम और सरनाम। हेलो, होता है ना, नेम, मिडिल नेम और सरनेम। हेलो, यस सर। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है उसकी जनरल स्कीम 3 नहीं 5 हिस्सों में होती है। 5 हिस्सों में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये और नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल अबाउट कार्बन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं तीसरे कॉलम में, जो कि है वर्ड रूट। वर्ड रूट ये बताता है कि कार्बन की जो मेन चेन है वो कितनी लंबी है। यदि वो 1 कार्बन की है तो वर्ड रूट होगा मेथ, 2 की है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक अगर 10 कार्बन की स्ट्रेट मेन चेन है तो। ये कार्बन की मेन चेन को या कार्बन की चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आर से, और आर जनरली क्या कहलाता है बच्चों? आर जनरली क्या कहलाता है? अल्क। दिस इज जनरल नेम फॉर कार्बन की चेन, इट इज अल्क। हेलो हेलो। अब यस सर। इंग्लिश का ट्रेंड भी कहता है कि वर्ड रूट में बाद में लगने वाली चीज़ कहलाती है सफिक्स और पहले लगने वाली चीज़ कहलाती है प्रीफिक्स। एक्चुअली सफिक्स पहला आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या दर्शाता है? जो कार्बन की चेन बनाई ना आपने, वो कार्बन की चेन अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो वो सैचुरेटेड चेन कहलाएगी, उसे दर्शाया जाएगा एन से। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्डेड चेन कहलाएगी ईन, और कहीं भी कार्बन की मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन। कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? हमें शायद ये पता है केमिकल बॉन्डिंग से कि सर जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क नहीं होता, ये जानते हो? हेलो, यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं होता बेटा, तो इनमें कोई पोलैरिटी ना के बराबर होती है। व्हाट इज पोलैरिटी? भाई अगर 2 एलिमेंट है ए और बी, कोई लेट से ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस और इसको बना देगा प्लस। ये बन जाएगा एक पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल अपने इर्द गिर्द प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, तो अट्रैक्शन करने के कारण ये रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। कैसे रिएक्ट करने की? केमिकली, मतलब बॉन्ड टूट सकता है। हेलो हेलो। यस सर। लेकिन एक्चुअली कार्बन की चेन और कार्बन हाइड्रोजन की चेन में कोई पोलैरिटी ना के बराबर होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, और इन्हें इन जनरल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को आपको 10 से पता होगा, हम जनरली क्या कहते हैं इनको? हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स ना रिएक्शन एकदम नहीं करते, एकदम घटिया, एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो सर क्या करें? अरे बेटा, नेचर में आपके शरीर में तक ये पॉसिबिलिटी है कि कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि एक हाइड्रोजन हटा के फ्री वैलेंसी लगाओ और यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। ग्रुप मतलब कोई भी अन्य एलिमेंट हो, 117 में से कोई एक एलिमेंट लगा दो या उसका कोई ग्रुप लगा दो। होता क्या है, ये ग्रुप लगने से ना ये कार्बन की चेन की प्रॉपर्टी अब डिसाइड कौन करने लगता है? ये ग्रुप। लेट से यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन कार्बन की पूरी चेन की प्रॉपर्टी को पूरा अपने हिसाब से बदल देगा। मतलब भले घर कार्बन का था, फ्लोरीन अगर कार्बन के घर आ गया है तो अब उस घर में पत्ता भी कैसे हिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? ऐसी चीजों को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कार्बन की प्रॉपर्टीज को पूरा बदल के अपने हिसाब से रिएक्टिव बना लेता है। अच्छा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं और चेंज करते हैं। हेलो, यस सर। ऐसा प्रैक्टिकल एनालिसिस किया गया कार्बन के माँ बाप के द्वारा। कार्बन के कंपाउंड्स के माँ बाप का नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हेलो हेलो।
ये संस्था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे स्टडी करने का पेटेंट रखती है, मतलब यही वो संस्था है यूनिवर्सली अप्रूव एक्सेप्टेड कि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माँ बाप हैं, यही उनकी गाइडलाइन डिसाइड करते हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, वो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी के आधार पे कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम मानेंगे सीनियर अच्छे फंक्शनल ग्रुप, और उनके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स। क्या यूज करेंगे? सफिक्स। मतलब भाई, अरे यार मेरा लड़का है तो मैं ही ना बताऊंगा उसका नाम क्या होगा, नहीं समझे? और सरकार भी मेरा हस्तक्षेप नहीं करेगी, मैं आधार कार्ड में जो उसका नाम लिखवाऊंगा वो नाम लिखोगे कि मोदी मेरे को मना करेगा? हेलो, नहीं करेगा ना। हेलो, यस सर। तो वैसे ही जो जो भी एलिमेंट्स कार्बन के चेन में लगे उन्हें आईयूपीएसी ने फंक्शनल ग्रुप कहा, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानते हुए उनका सेकेंडरी सफिक्स बता दिया कि आज से इन फंक्शनल ग्रुप को हम उनके सफिक्स से संबोधित करेंगे। वी विल रिप्रेजेंट देम बाय देयर सफिक्स। बट देर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टीज कार्बन को बहुत नहीं चेंज करती हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज ब्रांचेस। और ब्रांचेस के लिए हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेलो, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है सर जिनको हम फंक्शनल ग्रुप की इज्जत नहीं देते, ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं? बेटा वो देख लो, जैसे कार्बन की चेन में खुद कार्बन भी एज अ ब्रांच लग सकता है, इसलिए आर से रिप्रेजेंट किया है। आर जितना बड़ा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? अल्क, लेकिन ब्रांच है इसलिए लग जाएगा आइल। कई बार ओ आर लगा रहेगा कार्बन की मेन चेन में, आर रिप्रेजेंट करेगा अल्क, और क्योंकि ओ से ये फ्री वैलेंसी है बेटा। फ्री वैलेंसी का मतलब कि मान लो कार्बन की मेन चेन है, ये हो गई उसकी फ्री वैलेंसी। इस फ्री वैलेंसी से आप आर जोड़ सकते हो, आर ना जोड़ के कई बार आप ओ के थ्रू आर जोड़ सकते हो, लेकिन अब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है आर, तो ये क्या कहलाएगा? अल्क ऑक्सी। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये प्रीफिक्सेस बता रहा हूं, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ देते हो तो प्रीफिक्स लगेगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और NO2 भी एक फंक्शनल ग्रुप जरूर है, पर इसे भी हमें एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं, और इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो। ये कुछ फेमस प्रीफिक्सेस हैं जो मैंने लिख दिए हैं। हेलो, अब यस सर। एक और है सर, अभी आपने कॉलम 1 डिस्कस कर लिया, कॉलम 3 डिस्कस कर लिया, कॉलम 4 डिस्कस कर लिया, कॉलम 5 आपको आगे चल के फंक्शनल रूप से मैं बताता जाऊंगा, और उनके सफिक्स क्या हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। फेयर इनफ? हेलो, ठीक है यस सर। सर। कॉलम 2 रह गया बेटा। कार्बन की चेन ना कई बार साइक्लाइज भी हो सकती है, मतलब जैसे ये स्ट्रेट चेन है, मान लो 4 कार्बन की चेन ऐसे साइक्लिक भी हो सकती है जिसमें हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 2 3 4। तो अगर मेन चेन साइक्लिक है तो सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल आएगा जो होगा साइक्लो। आप नाम के रूट वर्ड के पहले क्या लगा दोगे? साइक्लो। और अगर सर वो साइक्लिक नहीं हुआ तो अरे डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, कुछ नहीं लिखोगे? भाई मेरा मिडिल नाम है इसलिए मैं नाम लिखता हूं गौरव सिंह अरोरा। भाई प्रखर का कोई मिडिल नाम नहीं है तो प्रखर अग्रवाल लिखता है कि बीच में गैप छोड़ता है? प्रखर अग्रवाल। गैप नहीं छोड़ता ना, तो अरे नहीं है जिसका मिडिल नाम वो नहीं लिखेगा। तो कोई चेन अगर साइक्लिक नहीं है तो यू विल नॉट राइट एनीथिंग एज सेकेंडरी और एज प्राइमरी प्रीफिक्स। हेलो, यस सर। सबको इतनी बात समझ आती है? बोलना पड़ेगा फिर से। यस सर। चलो भैया, तो ये हो गई बेटा जनरल स्कीम। अब जनरल स्कीम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है अगला, रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन क्या कहता है? अब एक काम करता हूँ बच्चों, बेटा एक काम करें, इसमें सब लोग मत दें। मेरे हिसाब से पूरे नोट्स हमको साथ में रीड करने चाहिए, तो आज केवल ये नोट्स को रीड करें। हेलो, यस सर। टर्म 1 जिन्होंने पढ़ा है वो भी बोलें। बेटा याद है कि थोड़ा बहुत रिवीजन मदद करेगा आपको भी? हेलो, सर रिवीजन। है ना? सर रिवीजन। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से Yes, sir. पता है क्या है, हाइड्रोकार्बन अगर आपको पहला चैप्टर आता है अच्छे से
तो हाइड्रोकार्बन बहुत मज़े मज़े से और अच्छा हो जाएगा। तो पहले ये पूरे चैप्टर का मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ही हम लोग जैसे भाई, हाँ आप लोग भी कैसे पढ़ोगे, रीड करोगे तो हम साथ में रीड करते हैं, ठीक है। मैं उसके पीछे पीछे की हिंदी बोलता जाऊँगा, ठीक है। चलो, तो हमको हाइड्रो यहाँ तक अभी तक हाइड्रोकार्बन किसी को कोई डाउट न, सॉरी हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ जीओसी में, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे की कहानी हमारे साथ शुरू करेगा अभिषेक। जोर जोर से, थोड़ा सा तुम्हारे नोट्स हैं, चलो चालू हो जाओ। पॉइंट क्रमांक 2 पढ़ो। Rule for selection of main chain. Functional group, multiple bonds, maximum number of carbon atoms, maximum number of branches, lowest locant rule, and rule of alphabetization. अगला, Rule for numbering the main chain. Functional group, multiple bonds, lowest locant rule, rule of alphabetization. आप सुन लो बेटा, ये चीज़ सब लोग पहले सुन लो, ये क्या बोल दिया यहाँ पे मैंने। अगर सबसे पहले बात आती है कि सर मेन चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो मेन चेन का सिलेक्शन का नियम लिखा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेन चेन के सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि मेन चेन में सबसे पहले उस कार्बन को लेना ही लेना है जिससे क्या जुड़ा हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या एक से ज़्यादा चेन मिल रही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो फिर टाई ब्रेक कैसे करोगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, इसलिए ग्रेटर देन लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगर टाई हो रहा है तो टाई ब्रेक किससे होगा, यू विल कौन से कार्बन को यू विल टेक एज मेन चेन जिसमें क्या मौजूद हो, मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी टाई हो रहा है तो उसके बाद किसका टाई ब्रेक कैसे करोगे, उस चेन को मेन चेन मानोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी टाई हो रहे हैं तो किसको मेन चेन मानोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगर वो भी टाई हो रहा होगा तो किसको मानोगे जिसमें क्या सेटिस्फाई हो रहा हो, लोएस्ट लोकेंट रूल, ये क्या है सर बता रहा हूं। अगर ये भी टाई हो रहा हो तो टाई ब्रेक किससे करोगे, रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। ये भी क्या है बता रहा हूं। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबर बेटा, आप लड़ाई करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप मेहनत करते हो क्या करने के लिए, लोएस्ट नंबर पाने के लिए कि लोएस्ट रैंक पाने के लिए कि मैक्सिमम रैंक पाने के लिए। मैक्सिमम रैंक नहीं बेटा, मैं नंबर लाइन के हिसाब से पूछ रहा हूं बेटा। हाँ, आप लोएस्ट रैंक पाने के लिए पढ़ते हो कि मैक्सिमम रैंक पाने के लिए पढ़ते हो, मैं नंबर लाइन के हिसाब से पूछ रहा हूँ। अरे यार, मिनिमम नंबर ही पाने के लिए लड़ाई होती है ना। हेलो, मिनिमम रैंक, यस सर, हेलो। यस सर। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पे भी IUPAC का संशोधन यही था, उसने कहा कि जब भी तुम मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हो लोगे, अब मेन चेन की नंबरिंग करने की बारी आएगी तो किस छोर से नंबर करोगे, तो बोला गया उस छोर से नंबरिंग करो जिस छोर से मिनिमम नंबर मिले। सबसे पहले मिनिमम नंबर किसको देना चाहोगे, तो मिनिमम नंबर यानी कि कम से कम फर्स्ट मिनिमम नंबर सबसे पहले किसको देना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, Yes, sir. फिर लोएस्ट लोकेंट रूल जहां सेटिस्फाई हो, फिर रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। अब फिर से वही बात आ गई सर, लोएस्ट लोकेंट रूल और रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन क्या है। हेलो, यस सर। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको समझते हुए काम करते हैं। देखो सर, ये तो एक ही कार्बन की चेन है, तो ये कार्बन को मैंने डब्बे में बंद कर दिया तो ये मेन चेन हो गया। अब खुद बताओ बेटा, कोई ब्रांच नहीं है तो कॉलम 1 खत्म, मेन चेन साइक्लिक नहीं है तो कॉलम 2 खत्म, कॉलम 3 क्या हो जाएगा, अगर एक कार्बन की चेन है तो मेथ, और एक ही कार्बन है तो कॉलम 4 क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि एक ही कार्बन तो अनसैचुरेट हो नहीं सकता। हेलो, यस सर। 2 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। हेलो, अब ये 2 कार्बन की चेन है, लेकिन 2 कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो रूट वर्ड तो एथ रहेगा, लेकिन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन। अब बेटा मल्टीपल बॉन्ड जब भी आए तो एक और आपको बात पता होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का भी लोकेशन लिखना पड़ता है। जैसे कि हम नंबरिंग कर रहे हैं, अब नंबरिंग की अगर बात करूं तो 2 कार्बन की चेन है, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते थे, बात एक ही होती, 1 इसको बोल दो, 2 इसको बोल दो, या ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 इसको बोल दो, 2 इसको बोल दो, बात तो एक ही होगी। क्यों एक होगी सर,
इसलिए क्योंकि दोनों कार्बन ही है, जैसे भी नंबरिंग करो बात एक है। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर कैसे दिया जाता है? यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, आप बताइए कौन दो नंबर्स कार्बन के बीच में 1 और 2, जो छोटा नंबर हो वो रिपोर्ट किया जाता है, तो Eth1ene। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट। ऐसे ही बेटा अगर 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और नंबरिंग करने की बारी आई तो नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो। आइए, तो 1 2 3 4 5, और उल्टी नंबरिंग करोगे तो 1 2, दो ही ऑप्शन होते हैं बेटा नंबरिंग करने के, किसी एक छोर से दूसरे छोर 5। अब बताओ नंबरिंग का नियम क्या कहता है, कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लैक वाली की रेड वाली? आइए चेक कर लेते हैं। नंबरिंग का नियम क्या कहता है कि मिनिमम नंबर किसको देना हो? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। हेलो? यस सर। फिर बोला जाता है मल्टीपल बॉन्ड को, तो ब्लैक पेन के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 में है। 2 और 3 में लोएस्ट नंबर क्या है बेटा? 2। अच्छा, रेड वाले पेन से जो नंबरिंग है उसमें मल्टीपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर क्या है? 3। अब बताओ लोएस्ट लोकेशन, लोएस्ट लोकेंट रूल का मैं आपको अर्थ समझा रहा हूं। लोएस्ट लोकेशन कहां आ रही है? मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए हालांकि काम कर रहे हैं हम। लोएस्ट लोकेशन मल्टीपल बॉन्ड्स में कहां आ रही है? ब्लैक में कि रेड में? ब्लैक में। कौन सी नंबरिंग सही होगी? ब्लैक, रेड वाली गलत। ये बात लोएस्ट लोकेशन का अर्थ समझ में आता है? हेलो? यस सर। चलो, अब लोएस्ट लोकेशन भी सर टाई हो गई तो, अरे यार रुक जाओ ना यार, सब्र करो, अभी तो एक दो ही पन्ने में का ये नरे कितने दिन में ये नोट्स पढ़े रहे तुम लोग? ना बताओगे गधों? अरे बोल दो यार। क्या सर? अभी कितने दिन में, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने दिन चले थे? ज्यादा टाइम लगा था सर, अब दिन नहीं मालूम कितने दिन था। अरे हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। तो भैया ये मैं सबको कह रहा हूं कि बच्चों थोड़ा सा आज का काम आपका कठिन है, नोट्स को रीड करना है पूरा। कर पाओगे ऐसी आशा रख सकता हूं आपसे, ज़्यादा काम हो जाएगा पहले दिन के साथ। सर 17 तारीख से 1 तारीख तक चली थी। ये बोले भैया प्रखर अग्रवाल लिखे हुए हैं। 17 कौन 17? 17 महीना बताइए नहीं। 17/10/21। अच्छा, 17/10 से कब तक चला था? 1 तारीख तक सर। 1/12? 11 होगा सर, 11 11। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो मान लो ज़्यादा दिन नहीं चला भाई, 12 13 14 दिन नो चला। सर, 1/12 अच्छा, मतलब ज़्यादा दिन चला भाई। तो बाकी लोगों, खैर बाकी सब ने तो ये पढ़ा ही हुआ है, लेकिन मेरे को आप पे पूर्णतः भरोसा है कि आप लोग नालायक हैं, तो आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे। तो थोड़ा सा आज मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि घर से ईमानदारी से नोट्स पढ़ के आओगे। मैं भी अपने साथ काम करा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम कराना संभव सफिशिएंट नहीं है ना बेटा, आपको नोट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हेलो? यस सर। ठीक है, तो ब्रीफिंग में देता जा रहा हूँ कि आप नोट से थोड़ी दोस्ती करा दूँ मैं आपकी। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देख लो बेटा, 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट। यहाँ पे भी लोएस्ट लोकेशन समझा रहा हूँ मैं। अगर इधर से नंबरिंग करते आप लेफ्ट से तो 1 2 3 4 हो जाता। लोकेशन क्या आता? लोकेशन क्या आता? 3 आता। 3 आता। और अगर ब्लैक पेन से नंबरिंग करूं यानी कि उल्टा नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4। अब लोकेशन क्या आएगी मल्टीपल बॉन्ड की? 1 आएगी सर। तो मिनिमम क्या है? 1 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है? 1। तो कौन सी नंबरिंग सही हुई? नीचे वाली सही हुई, ऊपर वाली गलत हुई? कोई दिक्कत? तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे? कॉलम 1 कोई ब्रांच नहीं है, कॉलम 2 मेन चेन साइक्लिक नहीं है तो दोनों एब्सेंट। कॉलम 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 कार्बन का मेन चेन है, इसलिए कॉलम 3 मतलब रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मुंह से बोलो, ब्यूट। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो मिनिमम नंबर लिखोगे 1 और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन। हेलो? यस सर। चलो, अब बात आती है एक, आपको रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन भी समझा दूं मैं, है ना। एग्जाम्पल्स बेटा भी आपके पास यहाँ पे कॉपी में भी बहुत होंगे, तो ये आपको बेटा लेकिन खुद प्रैक्टिस करने हैं ना। मेरे से आप डाउट पूछना,
ये आपको एग्जाम्पल्स खुद प्रैक्टिस करने हैं। ये सब एग्जाम्पल्स छोड़ दूँ, एक एक नज़र मार लो कि कोई समझाऊँ, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस का अर्थ पता है क्या है? ये नोट्स खोलना, रफ कॉपी खोलना और खुद अटेम्प्ट करना, आंसर न देखते रहना। हेलो। और जहाँ भी डाउट आए वहाँ, और सुन लो, जिनके पास ये नोट्स जिन्होंने लिखे नहीं हैं, जैसे कनिका और शैव्या, बेटा आप लोग नोट्स, एक सेकेंड शिवम, आप लोग नोट्स लिखना मत बेटा, या तो लैपटॉप में या तो कोई भी डेस्कटॉप है आपके पास, उसमें ये नोट्स को खोल लेना, रीड करते जाना। आपने कहीं ना कहीं तो ये कभी ना कभी टर्म 1 में पढ़ा होगा। हेलो। और अगर नहीं पढ़ा है ना बेटा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इसका प्रिंट आउट करा लो प्रॉपर, लिखो मत अभी इसको, क्योंकि ये तो रिवीजन है। अगर लिखने बैठोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी अपने को एक्चुअली हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। हेलो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काम भारी है, लेकिन अगर आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा हुआ है तो फिर सबके लिए काम बराबर है। आप मैक्सिमम 2 घंटा नोट्स को दोगे तो आपको बढ़िया सब रिवाइज हो जाएगा, और फिर हम हाइड्रोकार्बन कल से और अच्छे से चालू भी कर सकते हैं। हाँ, आप कोई शिवम शिवम कुछ पूछ रहा था। हाँ बेटा। सर आपने तो अगर आप बेटा ब्लैक पेन से आप, हेलो। यस सर। अच्छा, अब लोएस्ट लोकेशन जब टाई होता है तो टाई ब्रेक किया जाता है रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन से। उसका अर्थ ये है कि जो 2 पोजीशन है, रेड वाले पेन से 2 पोजीशन पे कौन सी ब्रांच है? रेड वाले पेन से सेकेंड लोकेशन पे कौन सी ब्रांच है? क्लोरीन। क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है? इस ब्रांच के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हो? क्लोरो। क्लोरो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? सी से। ब्लैक वाले पेन से सेकेंड पोजीशन पे कौन सी ब्रांच है? ब्रोमीन। उसका प्रीफिक्स क्या होता है? ब्रोमो। ब्रोमो कौन सी स्पेलिंग से स्टार्ट होता है? बी से। अब दिस इज अल्फाबेटाइजेशन। जब लोएस्ट लोकेशन टाई हो जाए तो अल्फ़ाबेट्स देख लो और उसके हिसाब से टाई ब्रेक कर लो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 2 पे क्लोरीन आ रहा था या 2 पे ब्रोमीन आ रहा था, तो 2 पे ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो बी को हम प्रेफरेंस दे देंगे। दिस इज रूल ऑफ अल्फ़ाबेटाइजेशन। दैट मीन्स नंबरिंग अब ऐसे करेंगे कि 2 सेकेंड पोजीशन ब्रोमीन को मिले। फेयर इनफ। हेलो। यस सर। बस खत्म हो गई बात बेटा। अब फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिर से वही बात बेटा, कॉलम 1 किसके लिए होता है? ब्रांचेस के लिए। तो ब्रांचेस कौन सी हैं? 2 ब्रांचें हैं, तो पहले किसका नाम लिखोगे? ब्रोमीन का कि क्लोरीन का? फिर कॉमन सेंस लगाओ अल्फाबेटिकली। तो 2 पे ब्रोमीन, तो 2 पे ब्रोमो। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन लगता है, यानी कि डंडा, और केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो 2 पे ब्रोमो, फिर 4 पे क्लोरो, फिर 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सैचुरेटेड इसलिए एन। तो बात खत्म हो गई। बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। ठीक है। वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड्स है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी एक्चुअली नियम सेम है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस ये याद रखना है बेटा कि जब भी आप मेन चेन सिलेक्शन करते हो तो मेन चेन सिलेक्शन में कभी भी ये गलती मत करना, या तो आप साइक्लिक चेन को मेन चेन लोगे या तो किसी स्ट्रेट चेन को मेन चेन लोगे। ये मत करना, कुछ बच्चे स्टार्ट ये करने लगते हैं कि नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। नहीं बेटा, साइक्लिक चेन का कार्बन और स्ट्रेट चेन का कार्बन को ऐसे समझो कि साइक्लिक चेन का कार्बन ये मान लो इंडिया है और ये स्ट्रेट चेन मान लो पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान की लोगों की जनगणना एक कंट्री में मत कर लेना, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है। तो मेन चेन या तो साइक्लिक होगी या तो स्ट्रेट चेन होगी।
कौन होगी? मेन चेन सिलेक्शन आपको उसका जवाब देगा। हेलो, बाकी लोगों हेलो, सर या ठीक है। तो सर इसको समझेंगे कैसे? बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिखते जाएंगे। मेरी इच्छा है कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप तसल्ली से, वो जो मेन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग के नियम हैं, ये सवालों को पहले रफ कॉपी में लिखना, नियमों को अपने सामने रखना और अटेम्प्ट करते जाना। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। ये तो हो गया सर कॉलम 1 2 3 4 की बात। अब बात करते हैं कॉलम 5 की। कॉलम 5 किसके लिए इस्तेमाल होता है? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। सर फंक्शनल ग्रुप्स कौन होते हैं? बेटा फंक्शनल ग्रुप्स की पढ़ाई यहाँ से चालू हो रही है, नोट्स के इस पन्ने से। स्टार मार्क लिखा हुआ है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स में एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स मैं पढ़ा रहा हूं, जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, आपको ये ऑर्डर भी याद रहना चाहिए। क्यों सर? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको यहां पे दिख रहा है, वो कौन सा है बच्चों? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चरल फोटो कैसी है, कि कोई भी मेन चेन से क्या जुड़ जाए, अगर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो ये पूरी की पूरी कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को अब डिसाइड करेगी। और ये फोटो क्या कहलाती है? दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। फेयर इनफ? हेलो, यस सर। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कभी भी लग गया है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने यही लिखा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं लग गया है तो इसका नामकरण कैसे होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद में कार्बन है, तो ये कार्बन भी मेन चेन सिलेक्शन में तो हमको कार्बन लेना ही होता है। जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको तो मेन चेन में लेना ही है। तो देखो, मैंने जनरली रिप्रेजेंट किया, कोई भी R की चेन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मैंने मिला के मेन चेन में ले लिया। नंबरिंग की बात करोगे तो मिनिमम नंबर यहीं से चालू होगा, तो ये फर्स्ट पोजीशन भी हो जाएगी। R और C कितने कार्बन के होंगे उसको जनरली लिख देंगे हम अल्क। जनरली हम मान रहे हैं सैचुरेटेड है इसलिए एन, और फिर 1 पे इसका सफिक्स क्या होगा? अच्छा, अब सफिक्स हमें किसके लिए लिखना है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, लेकिन उसका C तो मेन चेन में आ गया, तो तुम्हें सफिक्स केवल किसके लिए लिखना है? OOH के लिए। हेलो, और OOH के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। बात समझ में आती है बच्चों? हेलो, यस सर। जैसे कि एग्जाम्पल है HCOOH, तो ये तो मेन चेन में हो गया, मेन चेन में आ गया एक कार्बन, मतलब मेथ, एक ही कार्बन है तो सैचुरेटेड ही होगा, इसलिए प्राइमरी सफिक्स हो गया इन, और फिर 1 पे आ जाएगा OOH के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। यहाँ पे एक जानकारी भी आपको दे रहा हूँ, ये IUPAC का नियम है कि 1 अगर कभी भी पोजीशन है तो 1 ना भी लिखो तो चलेगा, इसलिए ऊपर मैंने मीथेनोइक एसिड भी लिखा हुआ है। लेकिन हम हमेशा आदत डालें, हम पोजीशन लिखेंगे ही लिखेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर हमें मीथेनोइक एसिड लिख देता है तो हम ये नहीं हाथ खड़े कर देंगे तूने गलत लिखा है। हमको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर नहीं लिखा है कुछ, मतलब पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या है बच्चों? 1। हेलो, 1। ठीक है। और ये भी आपको बातें पता होनी चाहिए कि बेटा, जैसे फॉर इंस्टेंस प्रखर का स्कूल का नाम है प्रखर अग्रवाल। क्या नाम है? प्रखर अग्रवाल। इसका घर का नाम है, मान लेते हैं चुन्नू। क्या है? चुन्नू। तो बेटा एक्चुअली स्कूल का नाम और घर का नाम दो अलग अलग, अच्छा जरूरी नहीं है सबका घर का नाम हो ही, लेकिन इन जनरल ऐसा हम देखते हैं कि स्कूल का नाम यानी कि सिस्टमेटिक नेम, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम होगा IUPAC नेम। लेकिन क्या प्रखर को हर आदमी प्रखर बोले ज़रूरी है? नहीं, इसके दोस्त उसको अलग अलग नाम से ही पुकार सकते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी इंडस्ट्रियली जनरल नाम भी, भाई जो बहुत इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जनरल नाम है, तो कुछ जनरल नाम भी फेमस हैं। तो एक्चुअली हमें पूछा, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इन जनरल क्या पूछा जाता है बेटा? IUPAC नाम। लेकिन अभी 12th की जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लगोगे तो आपको बोला जाएगा A रिएक्ट विद B और बनेगा C। आपको पूछा जाएगा बताओ C क्या है,
और आपको ए भी हो सकता है वो जनरल नेम से बताए, तो आपको जनरल नेम इसलिए पता होने चाहिए कुछ कंपाउंड्स के जो फेमस हैं, ताकि हमको पता नहीं चलेगा ए कौन, तो कम से कम जनरल नेम भी पता होंगे तो आप बना ड्रॉ कर पाओगे ना कि ए कौन। हेलो, यस सर। तो जो एक कार्बन का एसिड होता है, आपको 10th से हालांकि ये बात पता होगी, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। वैसे ही 2 कार्बन का एसिड है ये बेटा, दिस इज CH3COOH। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ये C2H3 नहीं है, ये CH3COOH है। 2 कार्बन का एसिड हो गया तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन-1-ओइक एसिड और जनरल नेम होगा एसिटिक एसिड। हेलो, यस सर। चलो मैं आपको चलो ये बात समझ में आती है सबको? हेलो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वैसे 3 कार्बन का तो प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन-1-ओइक एसिड, ऐसे करके आप कुछ एग्जांपल्स हैं, ये प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको ये ज़रूर एक नोट ज़रूर पढ़ाना चाहूँगा, और ये नोट मैं आपको अलग से वाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। बेटा होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जिसमें खुद में कार्बन है। ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही अभी। हेलो, अच्छा, तो इन जनरल हमेशा हमारा नियम यही रहता है कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन है उसके कार्बन को मेन चेन में लेना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब आप उसको मेन चेन में नहीं ले पाओगे, वो केस मैं आपको बता देता हूं। 2 ही केस होते हैं एक्चुअली बेटा। एक केस होता है जब साइक्लिक चेन में वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ जाए, जैसे कि ये। अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा, तो साइक्लिक चेन में डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, तो सर आपने तो कहा था कि मेन चेन में या तो तुम साइक्लिक कार्बन को लोगे या तो स्ट्रेट चेन कार्बन को लोगे, दोनों को इकट्ठा मेन चेन में नहीं ले सकते, याद है? हेलो, यस सर। लेकिन अभी मैंने आपको ये कहा कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन हो उसके कार्बन को भी मेन चेन में लेना है, तो ये 2 बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर गई। हेलो, यस सर। IUPAC ने इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए दुनिया को एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप दे दिया। कहा ऐसे केसेस में आप फंक्शनल ग्रुप के C को मेन चेन में मत लो, क्योंकि ले ही नहीं सकते, हमारे पहले नियम के साथ कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अब क्या करें? यस सर। अब क्या करें? अब ये करो कि इसका एक और सफिक्स ले लो, लेकिन अब मैं सफिक्स OOH का नहीं दे रहा, अब मैं सफिक्स किसका दे रहा हूं? COOH का। किसका सफिक्स दे रहा हूं? OOH का सफिक्स क्या था बच्चों? ओइक एसिड। क्या था? लेकिन COOH जब आपको पूरे के पूरे कार्बन के साथ सफिक्स का नाम देना पड़ेगा, तो इसका IUPAC ने कहा इसको आज से तुम लोग कह देना जो इसका नाम है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये करोगे तो आपके लिए फिर से चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे? अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन में कौन सा कार्बन आना ही चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फिलहाल क्या है? पूरा का पूरा COOH। COOH किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन मेन चेन में आ गया। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के लिए पूरी साइक्लिक चेन मेन चेन हो गई, तो ये मेन चेन हो गई हमारा स्ट्रेट चेन, ये साइक्लिक चेन होगा भाई हमारी मेन चेन। नंबरिंग का नियम, मिनिमम नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? COOH। किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन जो, इसको बोल दो 1, बस। बाकी 2 3 4 कहीं भी कर दो, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? हेलो, इसका नाम कैसे लिखोगे? कोई ब्रांच तो है नहीं सर। कॉलम 1 एब्सेंट, कॉलम 2 हाँ सर मेन चेन साइक्लिक है इसलिए नाम स्टार्ट होगा साइक्लो से। हेलो, कॉलम 2, कॉलम 3 कितने कार्बन की मेन चेन है? 5 कार्बन की, तो पेंट। सैचुरेटेड है हाँ, तो कॉलम 4 हो जाएगा एन। और 1 पे ओइक एसिड की जगह क्या लिख दूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। बाकी लोगों ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये केस है जब आपको फंक्शनल ग्रुप के C को मेन चेन में नहीं लेना है, और एक और केस है बेटा, उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? किसी को याद है?
कि सब टर्म 1 भूल गए हो? बुआ नाराज हो जाएंगी। वेरी गुड। उस केस को मैं क्या कहता हूं? बुआ नाराज हो जाएंगी। वाह वाह वाह, चलो मतलब याद है। देखो बेटा, ये एक कंपाउंड देखो, अब मेरी बात समझो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मेन चेन में कौन सा कार्बन आना ही चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है। हेलो, अच्छा यस सर। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या नियम होता है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए हम गाड़ी चलाते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मेन चेन में लेना है, तो मैंने गाड़ी मान लो एक छोर से शुरू कर दो। मैंने यहाँ से चालू किया, कहाँ जाऊँ? ऊपर, फिर कहाँ जाऊँ? राइट। अब कहाँ जाऊँ? नीचे की सीधे। अब मेन चेन के लिए नीचे आऊं कि सीधे जाऊं? अब ये आपको दुविधा हो गई, क्यों? क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप को तो नहीं बेटा, फंक्शनल ग्रुप को तो मेन चेन में लेना ही लेना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो यहां पे भी है और यहां पे भी। अगर नीचे आ जाओगे तो वो छूट जाएगा, क्योंकि नीचे आ गए तो एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गए, और सीधे चले गए तो ये छूट जाएगा। हेलो यस सर। हेलो। तो ऐसे केसेस में जब सेम प्रकार के फंक्शनल ग्रुप कुछ लेने पड़ रहे हो और कुछ छूट रहे हो, तो इसको मैं ऐसे याद कराता हूं कि मान लो आपके घर में आपकी 3 बुआएं आई। कितनी बुआएं आई? 3 बुआएं। तो आप 2 को घुमाने ले जाओगे और तीसरे को कहोगे तुम घर रह जाओ, तो बेटा आपके घर में कलह हो जाएगा। हेलो यस सर। भाई, आपके पापा अपनी 2 बहनों को घुमाने ले गए और एक को कहे तुम घर रहो, तो बेटा घर में विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, वही विवाद की स्थिति कुछ यहाँ भी मान लीजिए क्रिएटेड है। ऐसे विवाद को हटाने के लिए पिताजी क्या करें तो बेस्ट है? भाई वो 2 को इसलिए ले जा रहे होंगे, कहो मान लो बाइक में ले जाना है तो 2 लोग बाइक में बैठ सकते हैं, 3 लोग फिर भी ट्रिपलिंग कर लेंगे, चौथे को नहीं बैठा सकते। तो समझदारी क्या कहती है कि पिताजी खुद बाइक पे जाएं और एक ऑटो ले आएं, उन ऑटो में तीनों को बैठा दें और खुद बाइक पे जाएं और जहां जाना वहां से पहुंच जाएं इकट्ठा। हेलो, तो सबको सामान्य स्थिति में उसका एहसास होगा कि सबकी रिस्पेक्ट की गई है। अच्छा, तो वही काम यहां पे करने के लिए क्या करो? आप तीनों को छोड़ दो। क्या करो? तीनों को छोड़ दो। और आप फंक्शनल ग्रुप डबल OH को मत मानो। फंक्शनल ग्रुप किसको मानो? आप पूरे के पूरे COOH को। अब नियम क्या कहता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का? मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये हैं अगर, तो इस कार्बन और इस कार्बन जुड़े, तीनों को मेन चेन में ले लो। ये हो गई आपकी मेन चेन। हेलो, यस सर। तो मेन चेन कितने कार्बन की हुई? 3 कार्बन की। तो रूट वर्ड हो गया प्रॉप, सैचुरेटेड है इसलिए एन, फिर 1, 2, 3 में 3 लग गए हैं इसलिए ट्राई। 3 है इसलिए सेम, जैसे लोग 3 होते हैं तो ट्राई, 2 होते हैं तो डाई। ये शायद आपको पता ही होगा, अभी आप एग्जाम्पल्स जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो दिख भी जाएगा। अच्छा, सफिक्स क्या यूज करोगे? COOH के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बोरा। आ गए कि समझ गए? बाकी लोगों, हेलो, समझ गए सर। ठीक है भैया। तो ये सर थोड़ा बुआ खुश हो